हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमपी एग्ज़ाम वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विजय है और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा ये सेशन है आंसर राइटिंग का सेशन कि आंसर राइटिंग कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होनी चाहिए। चूंकि 2025 का एमपीपीएससी का मेंस, हालांकि अभी डेट उसकी है नहीं पर आने वाला है, और 2026 के मेंस की एमपीपीएससी के मेंस की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है। तो बच्चों के लिए अभी एक बहुत बड़ी चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो आंसर राइटिंग पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और समय निकल जाता है। लेकिन अगर आप इस सेशन को ठीक से फॉलो कर लेंगे, आप चीज़ों को ध्यान देंगे, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत अच्छे से सहायता करेंगी आपकी आंसर राइटिंग में और आपके मेंस को मजबूत बनाने में। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो हम बता रहे हैं कि क्यों ये मेंस का प्रोग्राम हम ला रहे हैं या मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप टेस्ट में लिखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पहले से ही पता होना चाहिए। और इसी क्रम में प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर पीडब्ल्यू लाया है सफलता मेंस 2026 का बैच। ठीक है, सफलता बैच है मेंस 2026 का, है ना। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप इसकी प्राइस देख सकते हैं कि प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर ये आपको मिल रहा है 2,999 रुपए में। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। आपको मेंटोरशिप इसमें मिलेगी, कॉपी चेकिंग से लेकर मेंटोर्स आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको इसमें 8 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, हिंदी के 2 टेस्ट और ऐसे के 2 टेस्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्वेरी अगर आपको है, आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि आंसर राइटिंग करते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग को धारदार और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर लेखन पर। किस पर चर्चा कर रहे हैं? उत्तर लेखन पर हम चर्चा कर रहे हैं, आंसर राइटिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग उत्तर लेखन पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो आपको 3 चीजें उसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, है ना। आंसर राइटिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं या चीज़ों को बस ऐसा है कि सफ़ेद पेज मिल गया उसको नीला काला बना दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग में 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लगाएं, जब आप टेस्ट सीरीज देखो, एग्जाम तो ठीक है कि तैयारी पहले होती है, एग्जाम में तो खाली बस जाना होता है, लिखना होता है, लेकिन आपको अभी से चीज़ें सीखना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो टेस्ट में मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि आप 30 टेस्ट देंगे या 15 टेस्ट देंगे या जितने भी देंगे, आप उन टेस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए कि कुछ टेस्ट, मान लीजिए मैं 30 एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 30 टेस्ट होने हैं, तो उसमें से 10 टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको चीज़ें कितनी आती है कितनी नहीं आती है अलग बात है, लेकिन जो भी आपको आता है उसमें आप अपने प्रेजेंटेशन पर फोकस करिए कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। देखिए, प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब कॉपी अच्छी दिखेगी नहीं तो चेक करने वाले का मन भी नहीं करेगा उसको पढ़ने का। अंदर क्या लिखा है ये अलग बात है, ये बात की बात है, लेकिन आपकी कॉपी दिखनी चाहिए अच्छी, अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। उसमें बताऊंगा आपकी प्रेजेंटेशन में क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगले टेस्ट में तो शुरू के 10 टेस्ट में आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया, फिर कंटेंट पर ध्यान दिया और फिर पेपर को कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं, ये समझते हैं, उनको लोगों ने बताया रखा होता है कि पेपर को पूरा करना है, और वो बच्चा मान लेता है कि हाँ उद्देश्य है पेपर को पूरा करना, उसमें क्या लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं बच्चा उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो हम 3 चीजों पर या स्टेप बाय स्टेप 3 चीजें आपको 3 चीजों पर काम करना होगा। ठीक है, उत्तर लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है पहली, वो है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, है ना। तो पहली चीज है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको इसमें दिखेगी वो होगा कंटेंट। क्या होगा? कंटेंट, कि आप एग्जाम में क्या कंटेंट लिख रहे हैं या आप पेपर में क्या चीज लिख रहे हैं। देखिए, टेस्ट हो
या कोई भी चीज हो, आप एग्जाम में भी लिखेंगे, टेस्ट में भी लिखेंगे, तो आपको कंटेंट पर ध्यान देना होगा कि क्या कंटेंट आप लिखते हैं। और तीसरा जो है वो है पेपर को कंप्लीट करना। मैं ये तीन चीजें, मैं कई बार ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को अक्सर ये तीन चीजें बताता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण तीन वो चीजें हैं। जिस बच्चे की ये तीनों चीजें बहुत अच्छी होती है, आप ये मान के चलिए कि वो बच्चा होता है बहुत अव्वल दर्जे का उत्तर लिखने वाला, और बहुत अच्छी पकड़ होती है उसकी मेंस पर, बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, कंटेंट और कंप्लीट, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और आपको ये सोच लेना है कि इन तीन चीजों पर काम करना है। पहले आपको काम करना है प्रेजेंटेशन पर, फिर आपको काम करना है कंटेंट पर, और फिर इन दोनों के साथ आपको पेपर को कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे, एक एक करके इन तीनों ही चीजों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा एग्जाम का कि 2 नंबर का सवाल आता है, 7 नंबर का सवाल आता है और 10 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, मैं ये भी आपको बता दूंगा कि इनमें लिखने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, पर जो बेसिक चीजें हैं आंसर राइटिंग की, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको आंसर बहुत अच्छा नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो भी उसमें नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है प्रेजेंटेशन। सबसे पहली चीज क्या है? प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। क्या है? प्रस्तुतिकरण। कि आपको जो कंटेंट मिला है या जो चीज आप लिख रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर, टेस्ट सीरीज में ध्यान रखिएगा यही करना है आपको, कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रेजेंटेशन में किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा अपनी कॉपी में। सबसे पहले बेटा हैंड राइटिंग। सबसे पहले किस पर? हैंड राइटिंग पर आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जो लेखन, क्या जो आपकी हैंड राइटिंग हो वो अच्छी हो। मतलब ये देखो, कई लोग कहते हैं कि बस समझ में रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ी जा सके ऐसी होनी चाहिए, काम चल जाता है। आप यकीन मानिए, और आप खुद भी अनुभव कर लीजिए, और आप खुद भी जब आप अपने दोस्तों की कॉपी देखते होंगे, तो आप जिसकी कॉपी में हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखी होती होगी, जिसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता होगा, आप कहते हैं अरे यार कितना सुंदर लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक है, तो हैंडराइटिंग का यही काम है कि अगर आप साफ सुथरा लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे मतलब सफाई से लिखेंगे। देखो, ऐसा हो सकता है बेटा कि कोई बच्चा अक्षर अच्छा ना बनाता हो, लेटर वो अच्छा ना बनाता हो, अक्षर अच्छा ना बनाता हो, लेकिन वो साफ तो बना सकता है ना, है ना। तो अगर देखो, हैंडराइटिंग सुधारना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप हैंडराइटिंग नहीं सुधार पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप साफ लिखिए, साफ शब्द बनाइए कम से कम। ठीक है, तो हैंडराइटिंग पर आपको फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, उसमें सुधार करना चाहिए। देखो, ऐसा है कि नॉर्मल भी होगी तो चल जाएगा, लेकिन जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? हैंडराइटिंग, है ना। आपको क्लियर लिखना है, चीजें साफ लिखना है, तो लेखन में सफाई को ध्यान में रखना है। हैंडराइटिंग में लेखन में सफाई, है ना। लेखन में सफाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सुंदर नहीं, कम से कम आप सुंदर लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको अक्षर अच्छे साफ सुथरे बनाना चाहिए और स्पष्ट बनाना चाहिए। तो ठीक है, तो स्पष्टता, लेखन में क्या होनी चाहिए? स्पष्टता। तो आपको पहले ये काम करना है, तो एक चीज हो गई हैंडराइटिंग। ऐसे ही प्रेजेंटेशन का जो दूसरा कंपोनेंट है या जो दूसरी चीज है, वो है आपको बनाना है फ्लो चार्ट। क्या करना है? फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या है? तो फ्लो चार्ट जो चीज होती है वो हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, आप वर्टिकल बना सकते हैं। मैं कहता हूं कि 7 नंबर में उतना स्कोप हो सकता है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास वहाँ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, लेकिन 10 नंबर के जो सवाल होते हैं, 10 मार्कर्स होते हैं, उसमें आपके पास 2 पेज होंगे,
पेज को पूरा भरने के लिए भी फ्लो चार्ट आपकी हेल्प करेगा। आप वहां से अपने कुछ शब्द भी बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 200 लिखा कहा है तो आप 200 शब्द लिखें, आप कुछ कम शब्द कर सकते हैं और उसकी जगह पर एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। डाइवर्सिटी आपकी कॉपी में आएगी, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, आप ज़्यादातर चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को और बहुत सारे कंटेंट को एक फ्लो चार्ट में बता सकते हैं। तो जब आप फ्लो चार्ट पहले बनाते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखा, फ्लो चार्ट बनाया, फिर उसको लिख रहे हैं, तो जो चेकर होता है वो फ्लो चार्ट को ठीक से देखता है और वो समझ जाता है कि इस बच्चे के आंसर में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो एक इमेज बिल्डिंग का कार्यक्रम होता है, इमेज बिल्डिंग का काम होता है फ्लो चार्ट। आपकी सोच को बताता है वो फ्लो चार्ट, ठीक है, कि आप आंसर में क्या क्या लिखने वाले हैं। तो फ्लो चार्ट, हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट हो सकता है या वर्टिकल फ्लो चार्ट हो सकता है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने ए लिखा, फिर यहां से ऐसा बना दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, फिर ऐसा लिख दिया सी और डी और डी और ई, फिर ऐसा लिख दिया एफ और जी एच आई, ऐसे, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और इसको ही अगर ऐसा घुमा दे, ऐसा घुमा देगा मतलब, है ना, ऐसे लिख देगा मतलब ए बी सी, ये हो गया वर्टिकल फ्लो चार्ट। क्या हो गया, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिपेंड करता है कि आपको कैसी चीज एग्जाम में लिखने के लिए आई है, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। इससे स्पेस मैनेज होता है, इसको कम जगह में बना सकते हैं, इसको ज्यादा जगह लगती है वर्टिकल फ्लो चार्ट को। तो फ्लो चार्ट बनाने से कॉपी में सुंदरता आती है। आप कंटेंट को पहले ही बहुत सारा बता चुके होते हैं उसमें, ताकि आंसर की फ्रेमिंग आपकी तैयार हो जाएगी, आप किन किन चीजों को अंदर लिखेंगे। तो फ्लो चार्ट बहुत अच्छी चीज होती है, समय बचाती है और स्पष्टता भी लाती है उत्तर में। इसके अलावा आप डायग्राम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डायग्राम। और डायग्राम मतलब ऐसा है कि, ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति कर दी, जैसा आया वैसा बना, स्पष्ट एक्सप्रेसिव डायग्राम बनाना है। कैसा बनाना है, एक्सप्रेसिव। मतलब ऐसा नहीं कि भारत का नक्शा बनाने के लिए आया, भारत का नक्शा बना दिया बस, नहीं, जितना अच्छे तरीके से आप चीजों को वहां बता पाए उतना अच्छे तरीके से बताइए, ताकि जो चेकर है वो सेटिस्फाई हो जाए आपके डायग्राम से। तो आप डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोसेस डायग्राम बना सकते हैं बेटा। क्या बना सकते हैं, प्रोसेस डायग्राम बना सकते हैं। किसी प्रोसेस को बताने के लिए, जैसे ये प्रोसेस है ना, जैसे मैं कहूं कि भाई ये हुआ, फिर इस कारण से ये हुआ, फिर इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, फिर इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, है ना। जैसे कहा कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियां जो है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के द्वारा भारतीयों का शोषण हुआ, इससे राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, और ये राष्ट्रवाद की भावना ही स्वतंत्रता या राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई, और इसी राष्ट्रीय आंदोलन के चलते हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। एक प्रोसेस को बता दिया, कम शब्दों में आप ज्यादा चीजें बता सकते हैं, इसको प्रोसेस डायग्राम कहते हैं। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, है ना, वो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आप साइक्लिक बना सकते हैं, आप उसको लीनियर बना सकते हैं, लेकिन एक जगह है ना, वो तो कई बार दिखते हैं ना, चक्र बने होते हैं, एक गोले में फ्लोचार्ट बना होता है, तो आप उसको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं, डायग्राम हो गया, प्रोसेस डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, देखिए फ्लो चार्ट बेसिकली आपको बड़े आंसर्स में 10 मार्कर्स में आपको काम में आएंगे। इसके अलावा डायग्राम आप 7 मार्कर में बना सकते हैं, पर छोटा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और प्रोसेस डायग्राम आप 7 नंबर में भी यूज कर सकते हैं, 10 नंबर में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि 7-10 नंबर में तो आपको डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम और फ्लो चार्ट को यूज करना ही चाहिए, वो आपका समय बचाएंगे और आपके उत्तर में स्पष्टता ज्यादा लाएंगे। तो पहली चीज मैंने बताई कि आप प्रेजेंटेशन में इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग, फ्लो चार्ट, डायग्राम और प्रोसेस डायग्राम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरी चीज हमारे पास है वो है कंटेंट। क्या है, कंटेंट। कंटेंट, कैसा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही बढ़िया चीज वहां पर लिख रहे हैं, नहीं, अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए, या उचित उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, उचित उत्तर या अप्रोप्रिएट आंसर आपको लिखना पड़ेगा।
तो अप्रोप्रिएट, अब ये अप्रोप्रिएट जो आंसर है ना, इसका क्या मतलब है कि जो प्रश्न पूछा है प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना। क्या कहा इसको, मैं यहीं पर एक इसको लिख देता हूं स्पष्ट करने के लिए कि प्रश्न के अनुसार उत्तर। ऐसा नहीं कि प्रश्न समझ में ही नहीं आया तो कुछ भी लिख दिया, प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना। प्रश्न के अनुसार क्या होगा बेटा, जब आपको प्रश्न समझ में आएगा तो आप उसका उत्तर लिखेंगे तो स्पष्टता आएगी, टू द पॉइंट लिखेंगे, आपको पता है कि क्या लिखना है। लेकिन आपको सवाल ही समझ में नहीं आया तो सबसे पहले कंटेंट का मतलब आपको सवाल को समझना है और जो पूछा है वो लिखना है। गलत नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो आ ही नहीं रहा है लेकिन किसी ने कहा है भैया ने हमारे कि पेपर पूरा करना है कुछ भी हो जाए, ये नहीं करना है। इधर भाई अगर आप गलत लिख लेंगे तो इमेज बिल्डिंग हो गई ना। तो रॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, गलत उत्तर नहीं लिखना है, या गलत उत्तर नहीं लिखना। गलत उत्तर नहीं लिखना का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी लिखे जा रहे हैं। जो चीज सही है या जो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका समय बचेगा बेटा। लेकिन गलत लिखने से समय का समय चला जाएगा, उधर समय कम पड़ जाएगा आपको एग्जाम में। तो उचित उत्तर लिखना है, प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना है और गलत उत्तर नहीं लिखना है। ये मान के चलिए ये 2 नंबर में भी लागू होता है कि अगर आपने गलत उत्तर लिख दिया तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी और वो समझ जाएगा चेक करने वाला कि हाँ ये बच्चा फेंकने वाला है, लंबी लंबी फेंकता है, इसको नहीं आता फिर भी ये लिखता है, तो आपको एक नॉन सीरियस कैंडिडेट समझ लेगा वो, है ना। इससे अच्छा है कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो सवाल हमको एक आध 2 सवाल नहीं आते उनको छोड़ दिया, जिनके बारे में हम बिल्कुल ही नहीं जानते उनको छोड़ दिया, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप गलत लिख लेंगे तो आपकी इमेज वैसे ही खराब हो जाएगी। भाई हम तो वहां होते नहीं है कि सर मैंने ऐसा लिखा इसलिए लिखा, नहीं, आपकी कॉपी बताएगी कि आप कैसे हैं, आप मैच्योर बच्चे हैं कि नहीं है। इमेच्योर जो स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो न आने के बावजूद भी कुछ चीजें लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, इन चीजों से बचना है। तो बहुत सारे फायदे होंगे बेटा। एक तो समय बचेगा क्योंकि आप कंटेंट अच्छा होगा, प्रश्न के अनुसार होगा, तो आप टू द पॉइंट और स्पष्ट लिखेंगे। क्लियर है ना। इससे आपकी इमेज में सुधार होगा। भाई एक सवाल चेक किया, 2 सवाल चेक किया तो आगे के बारे में वो सोचेगा ना, कि एक माइंडसेट तैयार हो जाता है चेक करने वाले का, यार ये बढ़िया उत्तर, ये बच्चा जो है सही उत्तर लिखता है, सही चीजें लिखता है, इधर उधर की चीजें नहीं लिखता। तो दूसरी चीज है बेटा, कंटेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए, आपको उचित उत्तर लिखना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो है, पेपर को कंप्लीट करना है। क्या करना है, पेपर को कंप्लीट करना है। तो तीसरी चीज आई कंप्लीट, पेपर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि पेपर को कंप्लीट करना है। आप समझ गए कि कंप्लीट करने का मतलब क्या है, कि पेपर को पूरा करना। एक बहुत अच्छी चीज है पेपर को पूरा करना, लेकिन मैंने आपको इसको ध्यान तीसरे नंबर पर लिखा है। कहां पर, सबसे पहले प्रेजेंटेशन, फिर कंटेंट और फिर पेपर को पूरा करना। अब पेपर पूरा करने में आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा पेपर पूरा करने के लिए कि अच्छे प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन, विद अ गुड प्रेजेंटेशन एंड गुड कंटेंट आपको पेपर पूरा करना पड़ेगा। विद अ गुड प्रेजेंटेशन, with a good presentation and appropriate content। समझ गए क्या कहने का मतलब है। आपको अगर पेपर पूरा करना है तो उसके पहले आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेगी, और वो है अच्छा प्रेजेंटेशन और उचित उत्तर या उचित कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया और पेपर पूरा कर दिया। ये तो आप सामान्यतः आपके स्कूल्स में और कॉलेजेस में करते ही हैं। अगर स्कूल और कॉलेजेस में ही ये सब हो जाता तो पीएससी फिर पीएससी ना होती और इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां ऐसे ही ना मिल जाती। तो आपको पेपर पूरा करना है अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। क्लियर है। अब पेपर पूरा करने का एक तरीका मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी आप ज्यादा जब लिखते हैं तो हर बच्चा अपना समझता है, क्योंकि हम सब्जेक्टिव
चीज़ों की बात कर रहे हैं, मेन सब्जेक्टिव है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, पर एक ठीक ठाक तरीका क्या होना चाहिए, तो जैसा एग्जाम में होता है कि आपको पहले 2 मार्क्स या 2 मार्कर मिलेंगे, फिर आपको 7 मार्कर मिलेंगे, है ना, और फिर आपको 10 मार्कर मिलेंगे। तो यहां मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि क्या करना है। देखो, 2 मार्कर का सीधा हिसाब है, सबसे बढ़िया, सबसे आसानी से और सबसे कम समय में ना, इसी फॉर्म में आपको करना है, इसी तरीके से, इसी प्रोसेस में आपको करना है। पहले 2 नंबर के, फिर 7 नंबर के, और फिर 10 नंबर के करना है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले 2 नंबर के आपने किया, और 2 नंबर में टू द पॉइंट लिखना है, फैक्ट। तो ये फैक्चुअल होते हैं, बहुत ही तथ्यात्मक, फैक्चुअल होते हैं या तथ्यात्मक होते हैं। यहां उत्तर के साथ तथ्यात्मक लिखना है ना। इसमें आप 3 फैक्ट्स के आसपास लिख सकते हैं। आपके पास जगह हो तो आप 4 फैक्ट, 5 फैक्ट, 3, 4, 5 फैक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं। और 2 नंबर में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सवाल ना आए, उसको बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि वहां तुक्का मारने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, वहां तुक्के की कोई जगह नहीं है। देखो, फैक्चुअल सवाल होते हैं, या तो वो आता है या नहीं आता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज याद नहीं आ रही हो, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज याद नहीं आ रही हो, उससे जुड़ा कुछ कुछ आ रहा हो, तब आप वहां देख सकते हैं। वरना आप ऐसे ही नहीं कि यार पूछ लिया है अकबर के बारे में कि अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया, लेकिन ये तो ध्यान नहीं कि अकबर ने जजिया कब समाप्त किया, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, यही लिख देता हूं, ऐसा नहीं चलेगा वहां। ठीक है, आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो 2 मार्कर में ये टू द पॉइंट सीधा 2-3 फैक्ट लिखिए। जैसे मान लो आपके पास 2-3 लाइन आ गई, जैसे 2 या 3 लाइन आई, 3 लाइन आई, तो एक फैक्ट यहां लिखा, एक फैक्ट यहां लिखा, एक फैक्ट यहां, 3 हो गए। आपके पास ज्यादा है तो कॉमा लगा के यहां लिख दिया, कॉमा लगा के यहां लिख दिया, ऐसे 5 फैक्ट हो गए। आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, 7 मार्कर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 7 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सवाल आते हैं, 70 नंबर के एक पार्ट में होते हैं बेटा। पहले जो बीच वाले ये सवाल होते थे, या लघु उत्तरीय सवाल, है ना, जिनको कहते हैं, ये जो पहले इनका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं था, या बहुत इनका वेटेज नहीं था, लेकिन अब जो 70 नंबर के आते हैं, तो इधर वेटेज कम की, पहले 3 नंबर के आते थे, अब, और ये 5 नंबर का, 6 नंबर का हुआ, लेकिन अब ये 7 नंबर का, इसका वेटेज ज्यादा है, 10 सवाल आते हैं, तो बहुत बढ़िया वेटेज इसका। यहां पर भी आपको क्या करना है, देखो, निष्कर्ष या इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। टू द पॉइंट, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, टू द पॉइंट आपको यहां पर उत्तर लिखना है। इसके अलावा आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लिख नहीं सकते यहां पर इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष, पर आपको फिर वो होना चाहिए कि एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिख दिया, एक लाइन में निष्कर्ष लिख दिया। आप तो सीधे बात करिए। ठीक है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन, इंट्रो और कंक्लूजन, है ना, आवश्यक नहीं है। अगर आप लिख पाए, मैं क्या कह रहा हूं, आवश्यक नहीं, अगर आप लिख पाए तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लिख पाए तो। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाए तो फिर मत लिखिए, अगर आप ना लिख पाए तो उसको मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं है, हाँ, लिख सकते हैं, अगर आपको आता है तो मैनेज करते हैं, वरना ऐसी कोई बाध्यता नहीं। और अगर आपको यहां पर डायग्राम बनाना है, देखिए कभी कभी क्या होगा 7 मार्कर में कि 2-4 सवाल आपको, जैसे 10 सवाल हैं भाई, पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, छठा नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आए उसको पहले छोड़ देना है ना। ऐसे नहीं कि नहीं आ रहा है फिर भी करे जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं, समय टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, नहीं, बाद में देखेंगे। अभी जो आ रहा है उसको अच्छे से लिखना है, फिर जब टाइम बचेगा तो जो नहीं आ रहा है या कमजोर आ रहा है उसमें फ्लोचार्ट बना दिया, डायग्राम बना दिया, जैसा भी हो हमको उसमें लिखना है। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर के सारे सवाल किए, जो नहीं आया उसको छोड़ दिया, 7 नंबर के सारे सवाल किए, जो नहीं आया अभी के लिए उसको छोड़ दिया, फिर बाद में जब इनको कर लेंगे तो पलट के वापस कहाँ आएंगे, 7 नंबर में जो हमने छोड़े हैं उनको करेंगे। ठीक है, आप यहां पर बिल्कुल छोटे डायग्राम बना सकते हैं, छोटे डायग्राम बनाइए। कॉर्नर में आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मान लो
कि ये पेज है आपके पास पूरा, इस पेज में आपको आधा हिस्सा मिला है, तो आप यहाँ पर एक कॉर्नर में डायग्राम बना सकते हैं और ये आपके पास लिखने की आपकी जगह अवेलेबल होती है, आप ये कर सकते हैं। पर टू द पॉइंट 60 शब्द पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, 10 मार्कर में आप क्या करेंगे, तो यहां पर आपको इंट्रो भी लिखना पड़ेगा, यहां आपको कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। मतलब वो भी फिर भी डिपेंड करता है, पर ये आपको कि भाई 30 शब्द इंट्रोडक्शन के, 30 शब्द कंक्लूजन के, 60 शब्द आपको मिले कि नहीं मिले, अब बचे 140 शब्द, समझ गए। इसके अलावा यहां आपको डायग्राम बनाना, जहां भी मौका मिले या तो डायग्राम बनाइए या फ्लो चार्ट बनाइए या प्रोसेस डायग्राम बनाइए, जो भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 पेज मिले कि दोनों के दोनों पेज भर दिए पूरे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इंट्रो, कंक्लूजन, डायग्राम, फ्लो चार्ट आप 10 मार्कर में बना सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं 200 शब्द दिए तो 180 शब्द लिखें और एक डायग्राम बना दे, फ्लो चार्ट बना दे, समय भी बच जाएगा और शब्द उतने नहीं लिखना पड़ेंगे। आप थोड़े कम शब्द और कर सकते हैं और उसकी जगह पर एक फ्लो चार्ट और डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो, कई लोग कहते हैं कि वो पहले कि हमको ये आते हैं तो ये लिखते हैं, बच्चा इसी में डूब जाता है। तो इसी क्रम में पहले 10 नंबर वाला मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हमको आता है, देखो 10 नंबर वाले सवाल में सबसे कम समस्या होती है लिखने में, तो बच्चा क्या करता है, यार मेरे को आता है, तो लिखता है, तो इसी में डूब जाता है, आराम आराम से लिखता है, समय शुरुआत में होता है, फिर जब ये 5 सवाल खत्म होते हैं तब तक तो समय की घंटी बजने लगती है, ये बचा है, ये बचा है। इसलिए इसी फॉर्मेट में पहले 2 नंबर के करना है, फिर 7 नंबर के और फिर 10 नंबर के सवालों को करना है। क्लियर है बेटा? तो ये 3 चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कौन सी 3 चीजें? 3 चीजें, सबसे पहली बात हमने चर्चा करी कि हम 3 चीजों पर ध्यान देंगे, प्रेजेंटेशन, कंटेंट और इसको कंप्लीट करने पर। प्रेजेंटेशन में हैंडराइटिंग, फ्लो चार्ट, डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम पर ध्यान रखना है। कंटेंट में उचित उत्तर लिखना है, प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना है, गलत उत्तर नहीं लिखना है। और एक अच्छे प्रेजेंटेशन और अच्छे कंटेंट के साथ, अप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ आपको पेपर को पूरा करना है। मैंने स्ट्रेटजी बताई कि 2 नंबर में, 7 नंबर में और 10 नंबर में ये क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो फॉर्मूला आपको बताया है इस पर काम करिए। मैं बड़े आशावादी तरीके से ये कह सकता हूँ कि आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा इसका। ठीक है, तो परीक्षा के पहले ये आंसर राइटिंग का एक सेशन मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट है, और जो सफलता बैच आपको बताया आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।